नमस्ते दोस्तों। खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई ये ना कह पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। ऐसे भी यूपीएससी एस्पिरेंट की बात ही अलग होती है। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छे तरीके से सीरियसली 1 साल तक 1 ईयर अगर प्रिपरेशन कर लेता है, तो वो भीड़ में पहचान लिया जाता है कि वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है? उसकी बातों से ही पता चल जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर 10 मिनट भी उससे बात करेगा, उससे पता चल जाएगा। ठीक है? बस उसके ज्ञान देने के तरीके से। किसी भी चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर कोई आस-पास में गलत बोल रहा है। तो ये सारी जो क्वालिटी होते हैं, वो यूपीएससी के एस्पिरेंट में होते हैं। फिर भी वो बहुत ही शालीनता से हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास करता है। तो आप लोग भी खुद को इतना काबिल बनाएँ अपने जीवन में कि किसी की भी आवश्यकता ना हो आगे बढ़ने के लिए। ठीक है? तो आइए इसी कोट के साथ हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 6 जनवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में धर्मनिरपेक्षता। अभी हाल ही में कल ही मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें लगातार कहा जा रहा था अभी संप्रदायवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है? उसी से संबंधित ये कहीं न कहीं आर्टिकल है। भारत में धर्मनिरपेक्षता जो है वो यूरोप की तरह ही है, ऐसा माना जा रहा है प्रोफेसर अकील बिलग्रामी का। तो इसके पूरे स्टेटमेंट को हम लोग जानेंगे। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता के 3 प्रतिबद्धताएँ बताई है, जिसमें धार्मिक विश्वास और जो किसी भी धर्म को कोई व्यक्ति मानता है तो उसके अभ्यास की स्वतंत्रता और संविधान में जितने भी निहित सिद्धांत हैं जो धर्म का कोई उल्लेख नहीं करता है, जैसे समानता हो गया, किसी से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, लैंगिक समानता हो गया। ठीक है? ये 2 प्रतिबद्धता है और तीसरा जो है वो संविधान में जितने भी निहित प्रावधान दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, वो तीसरा प्रावधान है। ठीक है? तो यही बात कहा जाता है अगर ये दोनों में टकराव की स्थिति आती है तो हमेशा जो दूसरा जो होता है अभ्यास की स्वतंत्रता होता है, इसकी प्राथमिकता ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे प्रोफेसर अकील बिलग्रामी के बारे में महात्मा गांधी के भी धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है कि महात्मा गांधी जो थे वो धर्मनिरपेक्षता को यूरोप में धार्मिक बहुसंख्यकवाद से हुए नुकसान की भरपाई का एक विकल्प मानते थे। ठीक है? तो गांधी जी के भी कुछ बातों को यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे। प्रोफेसर बिलग्रामी ने धर्मनिरपेक्षीकरण और धर्मनिरपेक्षता दोनों के विचारों के बीच अंतर को भी प्रदर्शित किया। जैसे कि धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है जो धार्मिक सिद्धांतों में विश्वास की हानि, मानव अनुष्ठानों को बंद करना, आहार बदलना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो धर्मनिरपेक्षीकरण। अगर कोई भी व्यक्ति जो है जैसे कि मुस्लिम से हिंदू में आ गया, तो उसे नॉन-वेज नहीं खाना है या फिर सीमित खाना है, तो ये सारा जो प्रतिबंध होता है, ये कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द से जुड़ा हुआ है। वहीं भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है वो सभी धर्मों की स्वीकार्यता है, वो किसी को अपमानित नहीं कर सकता, वो सभी धर्मों को स्वीकार्य करता है। ठीक है? तो यहाँ पे जो है कहीं न कहीं यूरोप और भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है, दोनों के विचारों में यहाँ पे असमानता देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है परीक्षा प्रणाली की जाँच की आवश्यकता। लगातार देखा गया है, अभी बीपीएससी में ही कितनी बार धांधली देखी गई, दरोगा में धांधली देखी गई। ये बिहार के स्तर पे हुआ। यूपीएससी में लगातार जो है अटकलें लगाई जाती है सीसैट के संबंधित कि सीसैट जो है कहीं न कहीं मीडियम के अनुसार से अव्यावहारिक रहता है। इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा फ़ेवर मिलता है और हिंदी मीडियम को कम फ़ेवर मिलता है। लेकिन जो सफल हो जाते हैं व्यक्ति, वो इसको हमेशा से नकारते हैं क्योंकि हमेशा उनका कहना होता है कि मीडियम जो है बस अपने विचारों को प्रकट करने का एक तरीका है। मीडियम से कभी भी सफलता नहीं रुकती है। ठीक है? इसके बहुत से एग्ज़ाम्पल भी हिंदी मीडियम से जो उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे रैंक भी लाए हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि क्या-क्या समस्याएँ हैं। परीक्षा प्रणाली जो यहाँ पे कहा जाता है राइटर के द्वारा कि जितने भी एग्ज़ाम लेने का सिस्टम है, वहाँ पे लगातार जो प्रयास किया जाता है, बस स्मृति, याद रखने की चीज़, रटने की चीज़ है। ठीक है? यहाँ पे रटने की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कोई भी इंस्टीट्यूट हो या फिर कॉलेज हो लगातार प्रयास करता है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे परसेंट के लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पास हो। ठीक है? जैसे कि अगर 10th की बात करें तो उसमें देखा जाता है कोई भी स्कूल का कि कितने लोग 90% लाए हैं, कितने लोग 95% लाए हैं। वो प्रयास करता है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हाई परसेंटेज ला सकें। वो उससे मतलब नहीं होता है कि वो जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो उससे क्या सीख रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं। ठीक है? बहुत से बच्चे जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ रट के पास होते हैं, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि परीक्षा की प्रणाली जो है उसकी जाँच की आवश्यकता है और उसको नए सिरे से एक बार रिव्यू करने के लिए कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, ठीक है? क्योंकि जितने भी परीक्षा का परिणाम आता है वही एक उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है, वो उसी के कारण उसे कोई भी रोज़गार मिलता है, उसे किस तरह का रोज़गार मिलता है, वो इस परीक्षा के परिणाम पर ही निर्भर करता है। इसलिए यहाँ पे परीक्षा के संबोधन का रिव्यू करने की बात की जा रही है, ठीक है?
जैसे कि भाषा की त्रुटियां हो गई, यहाँ पे कुछ मुख्य मुद्दे उठाए गए, जैसे भाषा की त्रुटियां, अभी हमने यूपीएससी का एग्जांपल दिया, वहां पे भाषा की त्रुटियां देखा गया। उसके बाद संकल्पना में त्रुटियां हो गया, अप्रासंगिक प्रश्न भी बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए बीपीएससी का एग्जाम्पल ले लीजिए, हर एक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होगा। यूपी पीसीएस में भी यही हाल है, हमेशा 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब सोचा ही नहीं जा सकता है। या फिर झारखंड हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, कितने भी स्टेट पीसीएस है, सभी जगह 2-4 क्वेश्चन इस तरह के आते ही हैं। मतलब जो क्वेश्चन सेट किया है, अगर वही दोबारा ये क्वेश्चन देखता है तो वो खुद सोचता है कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया था। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए किसी भी एग्जाम लेने वालों को। मेनली जो आप एग्जाम ले रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि बेहतर से बेहतर विद्यार्थियों को चयनित करना है, ठीक है। तो इसका भी निर्धारण करने की आवश्यकता है कि परीक्षा प्रणाली में और भी नई नई जो संस्थागत चीजें हैं उसको बदलने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, भारत की राजनीति में विश्वास वापस लाना पड़ेगा। अभी वर्तमान समय में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टकराव देखा गया है, जिससे क्या हुआ है कि जो संसद है वहां पे भी कार्यवाही बहुत ज्यादा विवादित रहा है इस साल, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे लगातार कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों को एक मध्यम रास्ता ढूंढने की आवश्यकता है, अपने विचारों को सही तरीके से समन्वित करके भारत की राजनीति को मजबूत करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने हैं, इसी की बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं। जिस तरह से वैश्विक स्तर पर भारत का जो साख बढ़ा है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने से, भारत के प्रधानमंत्री जो है वर्तमान समय में, तो उनके आने से ज्यादा साख बढ़ा है भारत का, तो उसको जो है हम धूमिल ना करें। आगे आने वाले 2024 में पूरा का पूरा भी साल बचा हुआ है, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, अपनी राजनीति में सद्भावना को फिर से कैसे स्थापित करेगा और वापस लाने के लिए दुनिया के सामने क्या उदाहरण स्थापित करेगा। जैसे अभी मिडिल ईस्ट में समस्या हो रही है, यूक्रेन रशिया में समस्या हो रही है, चाइना के साथ लगातार भारत का कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है। तो इससे कैसे निपटेगा, उसके लिए रोड मैप तैयार करने के लिए क्या क्या सुझाव देते हैं यहाँ पे राइटर, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है इसमें, सेक्युलरिज्म इन इंडिया इज जस्ट एज सेम एज इन यूरोप सेज अकिल बिलग्रामी। मतलब कि भारत में धर्मनिरपेक्षता जो है वो यूरोप की तरह ही है, ऐसा मानना है प्रोफेसर अकिल बिलग्रामी का। तो इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है यूरोप में धर्मनिरपेक्षता वैसी ही जैसी भारत ने अपनाई थी, और भारत में धर्मनिरपेक्षता अलग नहीं है। धर्मनिरपेक्षता में 3 प्रतिबद्धताएं शामिल है, जिसमें धार्मिक विश्वास और अभ्यास की स्वतंत्रता और संविधान में निहित सिद्धांत, ठीक है। ये तीनों जो है, जो धर्म का कोई उल्लेख नहीं करते। तो धर्म में क्या क्या उल्लेख नहीं होता है, जैसे समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या भाषण की स्वतंत्रता, लैंगिक समानता, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, तो उनका कहना है कि अगर पहली धार्मिक विश्वास और दूसरी प्रतिबद्धता जो कि अभ्यास की स्वतंत्रता है, उसके बीच में अगर टकराव होता है तो दूसरी प्रतिबद्धता को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो महात्मा गांधी की भी यहाँ पे बात की जा रही है कि महात्मा गांधी ने धर्मनिरपेक्षता को यूरोप में धार्मिक बहुसंख्यकवाद से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक सिद्धांत मानते थे। तो गांधी जी ने कहा कि यह क्षति जो है भारत में नहीं हुई है और यह एक यूरोपीय समस्या है, और यह भारत के संदर्भ में पूर्णतः अप्रासंगिक है। जैसे कि धर्मनिरपेक्षता का जो विचार था वेस्टर्न कंट्री में, वहां पे किसी भी धर्म को नहीं अपनाने की बात की जा रही थी, वही धर्मनिरपेक्षता जो भारत में है, यहाँ पे सभी धर्म स्वीकार है, ठीक है। तो यही दोनों मुख्य अंतर थे धर्मनिरपेक्षता के विचारों का। तो उसके लिए राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद विरोधी के अलावा कुछ नहीं था। मतलब कि राष्ट्रवाद जितने भी हुए वो मुख्यतः जो है साम्राज्यवाद विरोध के अलावा कुछ नहीं था, और वास्तव में यह राष्ट्रवाद जो था एक इसके यूरोपीय रूप को स्वीकार नहीं करता था, और यह समावेशी होगा, ठीक है। जैसे कि देखा गया था जब ब्रिटिशर्स भारत में थे तो लगातार जो है राष्ट्रवाद पनप रहा था, इसी के लिए कि जो ब्रिटिशर्स को किसी तरह से बाहर निकाल के हम स्वतंत्र हो सके। तो यहाँ पे मुख्य अंतर क्या बताया जा रहा है प्रोफेसर बिलग्रामी के द्वारा, जिसमें धर्मनिरपेक्षीकरण और धर्मनिरपेक्षता के विचार के बीच में क्या अंतर है। तो धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें धार्मिक सिद्धांतों में विश्वास की हानि, अगर किसी दूसरे धर्म, यदि अगर किसी व्यक्ति का अपने धर्म विश्वास कम हो जाता है और दूसरे धर्म की ओर आकर्षित होता है, तभी ये धर्मनिरपेक्षीकरण होता है, ठीक है। जैसे मानक अनुष्ठानों को करना बंद कर देता है, आहार बदलना इत्यादि। तो धर्मनिरपेक्षता का एक अलग विचार है, यह एक राजनीतिक सिद्धांत है। तो धर्मनिरपेक्षता को ऐसा कहा जाता है कि यह एक राजनीतिक सिद्धांत है, और इसका मुख्य विचार यह है कि धर्म को राजनीति की परिधि से बाहर रखना चाहिए। तो यह कि किसी सामाजिक प्रक्रिया का नाम नहीं है, इसका धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है, और इसका संबंध जो है वो धार्मिक आचरण को
राजनीति पर सीधे प्रभाव से दूर रखने का है। तो यहाँ पे प्रोफेसर बिलग्रामी के द्वारा कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता को राजनीति के साथ जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की सभी धर्मों की स्वीकार्यता की बार बार दोहराई जाने वाली लोकप्रियता जो है उसको भी खारिज किया जाता है कि बस ऊपर ही ऊपर से भारत के द्वारा जो है वो सभी धर्मों को स्वीकार तो कर लिया जाता है, परंतु आंतरिक परिस्थिति में अगर देखा जाए, आंतरिक राजनीति में देखा जाए, तो लगातार जो है गैर हिंदू जितने भी धर्म होते हैं उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जाता है भारतीय राजनीति में। ऐसा राइटर के द्वारा कहा जाता है। उन्होंने कहा कि यह बहुलवाद है, धर्मनिरपेक्षता नहीं, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या जो भी धर्म को मानती है उसी का यहाँ पे शासन होता है, यह धर्मनिरपेक्षता नहीं। यह कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम में ही उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया है। यह कार्यक्रम मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा उसकी सेस्क्विसेंटेनियल विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो वहीं पे इस तरह का वक्तव्य दिया गया था श्री बेलग्रामी के द्वारा। और इस आयोजन की अध्यक्षता जो है वो फ्रंट लाइन की संपादक वैष्णा राय ने की थी। ठीक है, यूपीएससी में हाल ही में इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था धर्मनिरपेक्षता से संबंधित, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, धर्म में राज्य का हस्तक्षेप संभव है। ऑप्शन बी, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऑप्शन सी, धर्म के प्रति सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना। ऑप्शन डी, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऐसा माना जाता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है वो धर्म के प्रति सैद्धांतिक दूरी बनाए रखने के सिद्धांत पर आधारित है और कुछ मामलों में धर्म में राज्य का हस्तक्षेप संभव है, जैसे कि उन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना। जैसे हाल ही में अभी सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश पर रोक लगाया गया था, उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य आया। ठीक है, उसके बाद राम मंदिर का लगातार जो विवाद था, बाबरी मस्जिद का विवाद था, तो इस तरह कुछ कुछ चीजों में हस्तक्षेप किया जाता है। ठीक है, जो व्यक्तियों या समाज के लिए हानिकारक है, जिससे हानि पहुंच रहा है बहुत बड़े तबके को, तो इस तरह का निर्णय लिया जाता है सरकार के द्वारा। और राज्य उन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जो कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य किए जाते हैं, जैसे अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना, राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ सामान्य व्यवहार को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो इसी के लिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये तीनों ए, सी और डी, राज्य धार्मिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि द नीड टू एग्जामिन द एग्जामिनेशन सिस्टम, मतलब कि परीक्षा प्रणाली की जांच की जरूरत है। इसमें कहा जाता है कि प्रत्येक परीक्षा सीजन में मीडिया में लगातार अनेक प्रकार के क्वेश्चन लीक्स के मामले आते हैं, घोटाले की रिपोर्ट आती है। ठीक है, अभी हाल ही में मान लीजिए एग्जाम्पल दे सकते हैं, अभी रिसेंट में बिहार में दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें 5-6 लोग गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, हस्बैंड वाइफ शायद एक मोबाइल के द्वारा चीटिंग करते हुए पकड़ गए थे। तो इस तरह का जो घोटाला होता है उसमें अपने बुनियादी ढांचों को बदलने की आवश्यकता है। जो एग्जाम लेने की प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है, जो कुछ विश्वविद्यालयों यहाँ तक कि कुछ स्कूल बोर्डों को भी संदेहित करता है, संदिग्ध बनाता है। ठीक है, तो परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता जो है वो परीक्षा और स्कूल बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के मानक से जुड़ी हुई है, जिससे शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता की कमी शैक्षणिक मानकों को प्रभावित करता है, क्योंकि सीखना प्रस्तावित परीक्षा प्रणाली द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। उसी से पता चलता है कि कौन सा बच्चा कितना सीखा है, क्या जानता है। ठीक है, शिक्षण को एक छात्र को किसी भी प्रकार की परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए। इसके विपरीत यदि परीक्षा पैटर्न ज्ञात है, उदाहरण के लिए जैसे अधिकतर जो एग्जाम होते हैं, मान लीजिए 10th बोर्ड हो गया या 12th बोर्ड होता है, तो वहां पे जो मेमोरी का टेस्ट होता है अधिकतर जो है वो स्मृति का परीक्षण करके, तो शिक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र केवल रटंत स्मृति के लिए तैयार है। ठीक है, उससे लैब का या फिर पब्लिक में कोई भी डिबेट नहीं कराया जाता है। ठीक है, किसी विशेष टॉपिक जो आउट ऑफ द बॉक्स है उस पर क्या सोचते हैं कोई भी व्यक्ति, इस तरह का एग्जाम नहीं होता है। सामान्य चीजों पे, सामान्य व्यवहार पे किस तरह का उसका रिएक्शन रहता है, इन चीजों को नहीं मापा जाता है। ठीक है, इसी में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है, यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जा रहा है। यह इसके अलावा अंकों में वृद्धि, बहुत अधिक उत्तीर्ण क्षमता प्राप्त करना, उसके बाद शिक्षा प्रशासन के मुख्य उद्देश्य होते हैं। यही जो मुख्य उद्देश्य होते हैं हर एक स्कूल और कॉलेज का, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है। इसके परिणाम स्वरूप नियोक्ताओं के लिए प्रतिभा खोज
लागत बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत से लोग ट्यूशन करते हैं, कोचिंग करते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा जो एग्जाम का प्रणाली है, वो इस तरह का सशक्त नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई करते हैं। अगर बात यूपीएससी की ना हो, अगर बीटेक की बात हो, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे 80-90% बच्चे जो हैं वो एग्जाम से 1-2 दिन ही पहले पढ़ते हैं। यही कारण है कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अच्छे तरीके से चीज़ों को नहीं सीख पाता है। हमेशा से जो पढ़ाई है वो एक बोझ लगता है। इसी के लिए हमें जो है परीक्षा का प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है। एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली जो है वो शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा, ठीक है? यही बातें यहाँ पे इस फिगर में भी कहा गया है कि एग्जामिनेशन कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन टू द बेसिस ऑफ वेरियस डायमेंशन, जैसे लेवल ऑफ सीरियसनेस ऑफ द एग्जामिनेशन इन किसी भी व्यक्ति का लाइफ में, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंडक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, टाइप ऑफ कोर्स कंपोनेंट बीइंग असेस्ड, उसके बाद मोड ऑफ कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन। तो इस सारी चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो विकेंद्रीकृत व्यवस्थाएं क्या क्या है, जैसे 1100 से अधिक विश्वविद्यालय हैं भारत में, 700 स्वायत्त कॉलेज सहित 50,000 संबद्ध कॉलेज हैं और 40.15 मिलियन छात्रों के कुल नामांकन के साथ भारत में मूल्यांकन के विविध तरीकों के साथ कई उच्च शिक्षा परीक्षा प्रणालियां हैं। स्कूली शिक्षा के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों के लिए 60 स्कूल बोर्ड भी है, जो हर साल लगभग 15 मिलियन से अधिक छात्रों को प्रमाणित करते हैं, ठीक है, सर्टिफाइड करते हैं। 15 मिलियन मतलब कि 1.5 करोड़ बच्चों को हर साल सर्टिफाइड किया जाता है। तो गोपनीयता और मानकीकरण अच्छे परीक्षा बोर्ड की पहचान मानी जाती है, ठीक है। उचित जांच और संतुलन तथा ऑडिट के बिना गोपनीयता जो है वो घोटाले को जन्म देती है। तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि बहुत जगह जो है घोटाले को भी देखा जाता है। तो परीक्षा में एकरूपता के माध्यम से मानकीकरण मूल्यांकन और पाठ्यक्रम में प्रयोग को खत्म कर देता है, बल्कि शिक्षण और मूल्यांकन में पारदर्शिता से ही मूल्यांकन की विश्वसनीयता और शिक्षा का स्तर सुनिश्चित किया जा सकता है। ये कहा जाता है कि शिक्षण और मूल्यांकन में पारदर्शिता जितना ज्यादा बढ़ेगी, उसी तरह से परीक्षा का परिणाम जो होगा उसका स्तर बढ़ेगा, ठीक है, उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो एक परीक्षा में स्मृति से लेकर अनुप्रयोग और ज्ञान के निर्माण और आलोचनात्मक सोच तक कुछ शैक्षणिक क्षमताओं, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है सिर्फ याद करने से नहीं होगा, आपको उसका प्रयोग और व्यवहार में कैसे आप उपयोग करते हैं हर एक पढ़े हुए चीज को, उसका महत्व है। तो उसके शैक्षणिक क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। तो प्रायः ऐसी शिकायतें आती हैं कि परीक्षा बोर्ड केवल स्मृति का ही परीक्षण करता है, इसलिए शिक्षक छात्रों को उच्च क्रम की सोच रखने के बजाय सिर्फ उत्तर याद रखने और अंक प्राप्त करने के लिए ही प्रशिक्षित करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हमें ऐसे प्रश्न पत्र मिलते हैं जिसमें गंभीर खामियां होती है, जैसे भाषा की त्रुटियां होती है, संकल्पना में त्रुटियां होती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, बीपीएससी का है, ठीक है। यूपीएससी में तो अभी भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन बीपीएससी में क्या होता है, जैसे एग्जाम हुआ 2-3 दिन बाद बीपीएससी के द्वारा एक आंसर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, 1 महीने बाद फिर से रिजल्ट दिया जाएगा, फिर एक आंसर दिया जाएगा। तो क्या ये सही नहीं था या फिर ये सही नहीं था? आप खुद के अपने आंसर पे ही विश्वास नहीं करते। आपने खुद ही क्वेश्चन बनाया, खुद ही आंसर दिया, तो ऐसा क्या हो गया कि आपके आंसर पे आपको खुद ही विश्वास नहीं है। तो इसी में आगे कहा जाता है अप्रासंगिक प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो उच्च क्रम की शिक्षा का परीक्षण नहीं करते हैं। तो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जो है वो अंधाधुंध है और ग्रेड छात्रों की सीखने की उपलब्धियों में अंतर को प्रतिबिंबित नहीं करता है। और एक स्नातक की रोजगार योग्यता, यहाँ पे यही कहा जाता है कि अगर परीक्षा का स्तर सही नहीं होता है तो किसी भी स्टूडेंट का रोजगार का योग्यता भी उस पर निर्भर करता है। अगर सही तरीके से उसको शिक्षा नहीं मिलता है, सिर्फ डिग्री मिल जाती है, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में भारत में जो है वो ग्रेजुएट बेरोजगार है, ठीक है, यही कारण है। तो उच्च क्रम की शिक्षा पर यही निर्भरता कायम रहता है, जबकि परीक्षा बोर्ड छात्रों को उन कौशल पर प्रमाणित नहीं करते हैं। हमारी संस्थागत परीक्षाएं इसमें विफल हो जाती है कि किसी भी व्यक्ति का किस तरह की योग्यता है उसको एसेस करने में अभी भी कामयाब नहीं होती। तो मूल्यांकन की गुणवत्ता, इसी को सुधारने की आवश्यकता है। तो पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक पक्ष को एक अच्छी मूल्यांकन प्रणाली को व्यवस्थित करने की नींव रखनी चाहिए और भारत में सभी नियामक संस्थानों में परिणाम आधारित शिक्षा पर जोर होता है। सभी नियामक बोर्ड से पाठ्यक्रम डिजाइन, शिक्षा शास्त्र और परीक्षा प्रणालियों पर विस्तृत सलाह दी जाती है। तो नियमित और प्रभावी परीक्षण के अभाव में शैक्षणिक संस्थान द्वारा इन सलाहों का शायद ही पालन किया जाता है, इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसके कारण ही जो मूल्यांकन का उतना महत्व नहीं देखा गया है।
ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है कि वास्तविक कक्षा शिक्षण उच्च स्तरीय सोच और कौशल प्रदान करने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। इसलिए एक पारदर्शी निरीक्षण मॉडल और पाठ्यक्रम डिजाइन और शिक्षण में पेशेवर निकायों की अधिक भागीदारी से उचित मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करने में मदद मिलनी चाहिए। और हम परीक्षा प्रणाली को सुधारने में प्रभावी कदम उठा सके, तो उसी को बनाने के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव का इंतजार नहीं कर सकते, बल्कि दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ ही उपयोग कर सकते हैं। एक तो टीचिंग एबिलिटी, लगातार देखा जाता है बिहार में कि टीचर्स अपॉइंट करने का तरीका ही इतना खराब है कि हमेशा से इस पे जो चयन होता है संदेह बना रहता है। तो यही बच्चों का भविष्य तय करते हैं। इसी के लिए यहाँ पे समस्या भारत में कुछ ज्यादा ही है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ डिग्री की तरफ भागते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी का ही एक मूवी आया है 12th फेल, उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है। ठीक है। मैं उनसे दिल्ली में ही मिला था। इन लोगों को जब आप मिलिएगा ना, तो बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगा। आगे कहा जाता है कि इस परीक्षा के स्तर को उठाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने की आवश्यकता है। तो यदि सीखने के परिणामों के न्यूनतम मानक निर्दिष्ट किए गए हैं, तो उन्हें प्राप्त करने के कई तरीके हैं। जैसे में ज्ञान की प्रत्येक शाखा में शिक्षाविद पाठ्यक्रम डिजाइन, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन प्रणालियों पर लिखते हैं। ठीक है। तो इसी में आगे कहा जाता है मूल्यांकन में प्रौद्योगिकियों के उपयोग से विश्वसनीयता बढ़ती है। प्रश्न पत्रों से सेटिंग, ठीक है, को बहुत बार देखा गया है कि प्रश्न पत्रों की जो सेटिंग होती है उसको शैक्षणिक सामग्री के संदर्भ में मानकीकृत किया जाता है और मूल्यांकन को जांच और संतुलन के लिए मानकीकृत किया जा सकता है। तो मूल्यांकन के केंद्रीकृत और वितरण दोनों प्रणालियों, जिस यहाँ पे क्लियर कहा जाता है केंद्रीकृत और वितरण, ठीक है, दोनों प्रणालियों के लिए बाजार मूल्यांकन के हर पहलू के लिए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करता है। तो सभी प्रकार की लापरवाही, धोखाधड़ी, शैक्षणिक अपर्याप्तता और अन्य गुणवत्ता संबंधी मुद्दों को, इन सारी चीजों पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है। इसे सुधारने की आवश्यकता है। इसी को संहिताबद्ध किया जाना चाहिए और सुधारात्मक उपाय दंड को भी ऐसी संहिताओं से जोड़ा जाना चाहिए। छात्रों द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया तक पहुंचने में पारदर्शिता और उनकी शिकायतों के समाधान के भी नए नए निवारक तंत्र बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निरंतरता के संदर्भ में परीक्षा बोर्ड की ग्रेडिंग ऑडिटिंग रिपोर्ट का हिस्सा बन जाए, जिससे कि ऐसी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो परीक्षाओं के हर प्रमुख चक्र के रूप में, ऐसी ऑडिट रिपोर्ट परीक्षाओं के हर प्रमुख चक्र के पूरे होने के तुरंत बाद जारी की जानी चाहिए, जैसे कि अर्धवार्षिक रिपोर्ट होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय के डिग्री और स्कूल बोर्ड प्रमाण पत्र छात्रों की सीखने की उपलब्धियों को प्रतिबिंबित करेगा और परीक्षा बोर्ड को चुनौतीपूर्ण तरीकों से छात्रों का व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे कि ग्रेड को छात्रों को उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर अलग अलग करना चाहिए, जबकि प्रक्रिया की गोपनीयता और समान मार्कों के साथ ग्रेडिंग में स्थिरता परीक्षा प्रणाली की वांछित विशेषताएं हैं, इसे भी सुधारने की आवश्यकता है। और वास्तविक विशेषताएं प्रक्रिया में पारदर्शिता, लगातार पारदर्शिता की बात की जा रही है, भ्रष्टाचार से इसमें समस्या आती है। ठीक है। और भी जो परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया है उसको कुछ कुछ चीजों को बदलने की आवश्यकता है, जिससे कि कम से कम न्यूनतम स्वीकार्य मानकों का पालन करने से उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। ठीक है। ये नहीं कि परीक्षा पास हो गए और कहीं हमें कोई नौकरी नहीं दे रहा है। वर्तमान समय में यही समस्या हो रही है ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रेजुएट किए हुए हैं और हाई डिग्री लिए हुए हैं, फिर भी उन्हें कोई रोजगार देना नहीं चाहता, क्योंकि उनके पास कौशल नहीं है, स्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री है। पीएचडी का ही यही हाल है। पहले पीएचडी अगर कोई करता था 20 साल पहले, तो उसे बहुत ही ज्यादा शिक्षाविद माना जाता था, विशेषज्ञ माना जाता था, परंतु वर्तमान समय में हर एक गली नुक्कड़ पे मिल जाएगा दो चार पीएचडी वाले। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो परीक्षा की प्रणाली में इस तरह की शिथिलता को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो इसी समय एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में था। तो वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट है, सहायता अनुदान प्रणाली शुरू की गई। दूसरा जो है वो विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। और तीसरा जो है शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्यों होगा? तो 1854 में ही, ये याद रखिएगा, 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत के लिए एक शैक्षणिक प्रणाली पर एक डिस्पैच तैयार की थी और इसे ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, यह दस्तावेज भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए पहली व्यापक योजना थी। तो चार्ल्स वुड के कुछ प्रावधान हम लोग जान लेते हैं। जैसे इसने भारत सरकार से
जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा। ठीक है, और इस प्रकार डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन ये होता है जैसे कि कोई भी व्यक्ति हमारे, मान लीजिए कि कोई दलित व्यक्ति है, ठीक है, दलित समाज का कोई व्यक्ति है, ठीक है, सिंपली समझिएगा। तो अगर सारे लोग जितने भी जनरल कास्ट है वो लोग पढ़े लिखे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, जनरल कास्ट मतलब ब्रिटिशर्स, ठीक है, उस समय यही बात सोची गई थी। तो मान लीजिए ये सारे लोग पढ़े हुए हैं, तो अगर दलित को शिक्षित करना है तो यहाँ के 2-4 लोगों को उठा लिया, ठीक है, और उसे सिखाना है जिससे कि हम इनके जो समाज है उनको अच्छे तरीके से समझे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स मेनली जो इसी लिए सिखाना चाह रहे थे कि जिससे कि भारतीय परिवेश को अच्छे तरीके से समझ सके, इसलिए कुछ लोगों को वो पढ़ाना चाह रहे थे। ठीक है, और उसके बाद जो है वे अपने समाज को पढ़ाएंगे। लेकिन हुआ क्या, कुछ लोगों को जो पढ़ाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वे सरकारी जॉब पाकर ही खुश हो गए और वो अपने जो समाज है उसको शिक्षित करना जरूरी नहीं समझे। ठीक है, वही उसी को कहा जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। जो वुड डिस्पैच है इसने नीचे के गांव में स्थानीय भाषा के प्राथमिक विद्यालयों से पदानुक्रम में व्यवस्थित किया। इसके बाद एंग्लो वर्नाकुलर मतलब होता है स्थानीय, ठीक है, हाई स्कूल और जिला स्तर पर एक संबद्ध कॉलेज और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी शहरों में संबद्ध विश्वविद्यालय को व्यवस्थित किया। ठीक है, इसी के लिए इसका उत्तर जो हो जाएगा ये अंग्रेजी का सिफारिश सभी स्तरों पर नहीं किया गया था, स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय भाषा का ही उपयोग किया जा रहा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है ब्रिंगिंग बैक द फेथ इन इंडियाज पॉलिटिक्स, मतलब कि भारत की राजनीति में विश्वास वापस लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता आ गई है। जब से 2014 से बीजेपी की सरकार आई है तो लगातार जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वैचारिक मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जो कहीं ना कहीं संप्रदायवाद को भी बढ़ावा दे रहा है। तो इसी की बात यहाँ पे की गई है राइटर के द्वारा। भारत ने विश्व मंच पर अपनी स्थितियों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है, जैसे G20 की प्रेसिडेंसी हो गई, ठीक है, या फिर अभी हाल में COP28 हुआ तो वहाँ पे भारत की स्थिति को ज़्यादा सराहा गया था। भारत के जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, नए नए कदम हैं लगातार सुधारने के लिए, वो बहुत ज़्यादा वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा है। तो इसी की बात की जा रही है, क्या 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी राजनीति में सद्भावना को फिर से स्थापित करने और वापस लाने के लिए दुनिया के सामने एक उदाहरण स्थापित कर सकता है? भारत की बात की जा रही है। तो लोकतंत्र का एक मूल उद्देश्य जो है विविध आबादी के बीच मतभेदों पर बातचीत करने की प्रक्रिया स्थापित करना, जिसका सह अस्तित्व होना चाहिए। हालांकि हमारी राजनीति में सद्भावना के क्षरण, यही कहा जा रहा है कि सद्भावना का क्षरण देखा गया है, ने एक नासमझ शून्य राशि, उसी को कहा जाता है द इरोजन ऑफ गुड फेथ, ठीक है, इन आवर पॉलिटिक्स हैज लेड टू अ माइंडलेस, ठीक है, माइंडलेस जीरो सम एंटागोनिज्म, ठीक है, उसी को यहाँ पे कहा जाता है कि शून्य राशि विरोध को जन्म दिया, जहां सार्वजनिक हित से प्रेरित लोगों के बजाय केवल सबसे अधिक पक्षपातपूर्ण लोग ही पनप रहे हैं। ठीक है, अगर इस यथास्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह हमारे देश से प्यार करने वाले हर किसी को दुखद कर देगा, दुखी कर देगा। ठीक है, इसी के लिए कहा जाता है कि विचारों का जो मतभेद है उसे समाप्त करने की आवश्यकता है, दोनों पक्षों के व्यवहार को स्वीकार करें। तो फिर सवाल यह है कि हम अपनी राजनीति में विश्वास बहाल करने के लिए बयानबाजी से परे कैसे जाए। कोई आसान उत्तर नहीं है, लेकिन निम्नलिखित संभवतः आगे की चर्चा को प्रेरित करता है। सबसे पहले सरकार द्वारा कई प्रकार के व्यवहार करते हैं जैसे, लेकिन वे भी जो सरकार का विरोध करते हैं जिन्हें स्वीकार करने और उसकी जांच करने की आवश्यकता है। सत्तारूढ़ शासन ने न केवल लोकतांत्रिक बारीकियों जैसे कि संसद में अपने व्यवहार के प्रति अधीरता दिखाई है, बल्कि विपक्ष को बेअसर करने, और यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत बार जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया है, बल्कि विपक्ष को बेअसर करने और असहमति पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह से अलोकतांत्रिक, बहुत बार देखा गया है रूलिंग पार्टी के द्वारा जो अलोकतांत्रिक तरीके से और इस सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। तो सरकार द्वारा राज्य की सत्ता का दुरुपयोग डराने धमकाने, जेल में डालने और दल बदल से लेकर व्यापक रूप से प्रलेखित किया गया है और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरी ओर विपक्ष, विशेषकर नागरिक समाज का जो वर्ग है, ठीक है, हमेशा से विपक्ष को सोचा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा उत्पीड़ित है। ऐसा नहीं है, वो भी अपने सरकार में यही करते थे। ठीक है, तो विपक्ष विशेष रूप से नागरिक समाज का एक वर्ग ऐसा है जिसने सरकार को शर्मिंदा करने की रणनीति अपनाई है। बात सिर्फ इतने नहीं है कि सरकार का वैचारिक विरोध है, बल्कि यह बहुत ही स्पष्ट है कि यह वर्ग जो है वो सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री की वैधता को स्वीकार करने से इनकार करता है। यह रणनीति न केवल
संचार को बाधित करने में विपक्ष को भागीदार बनाती है, बल्कि यह आश्चर्यजनक रूप से अप्रभावी भी है कि यह विपक्ष पर ध्यान जो है वो सीमित चुनावी प्रासंगिकता वाली रणनीति पर केंद्रित है। लगातार सभी जितने भी चुनावी पार्टियां हैं ना, वे सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य रखते हैं, चुनाव जीतने का। तो इसी में आगे कहा जाता है कि हालांकि इन व्यवहारों को निजी तौर पर स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन उन्हें कैसे संबोधित किया जाए यह सवाल बना हुआ है, और दोनों पक्षों के जो मुख्य नेता हैं उनसे सहज हृदय परिवर्तन की उम्मीद करना भी पूर्णतः मूर्खतापूर्ण है। हालांकि सभी वैचारिक सुझाव वाले जितने भी अच्छे व्यक्ति हैं, जो अच्छे जानकार व्यक्ति हैं, व्यक्ति जो हमारी राजनीति में सभ्यता और संयम को महत्व देते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इन दोनों पार्टियों के विचारों को एकजुट करने में, समावेशित करने में। तो इनमें से कई व्यक्ति जो है वो राजनीतिक रूप से प्रासंगिक संस्थानों में आधिकारिक तौर पर या अपने नेटवर्क के माध्यम से प्रभाव डालते हैं, और यह समूह जो है वो 3 प्रमुख मोर्चों पर प्रभाव डालकर हमारे सार्वजनिक जीवन में बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इस पे यहाँ पे जो 10 शेड्यूल का है, दल बदल विरोधी कानून, उसका क्या प्रभाव है? तो कैसे दल बदल विरोधी कानून जो है वो विधायकों को पार्टी नेतृत्व के आदेश, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि बहुत से लोग जो है वो रूलिंग पार्टी के अगर किसी विचार से असहमत भी है, फिर भी ये जो जब से 10 शेड्यूल आ गया है एंटी डिफेक्शन लॉ, तो इसके कारण भी है, इसका जो बाध्यता है कि जो भी पार्टी का निर्णय हो उसमें सभी जो भी है पार्टी के मेंबर वो उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र और पार्टियों में मुद्दा आधारित लामबंदी, यही बात कहा जाता है, लामबंदी पर दल बदल विरोधी कानून के दूसरे क्रम में प्रभाव पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुआ है। यह सामान्य ज्ञान है कि सभी राजनीतिक दलों में सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही सिमट गई है, जबकि राजनीतिक दल सैद्धांतिक रूप से लोकतांत्रिक है और घरेलू चुनावों में पारदर्शिता का अभाव है। यही बात कहा जाता है कि कोई भी जो भी एमपी है या फिर एमएलए है, वो किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जरूर है, लेकिन देखा जाता है कि कोई भी बड़ी पार्टियां जो है वहां चंद लोगों के ही हाथ में हर एक निर्णय लेने का पावर होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन है। तो मीडिया की भी बड़ी भूमिका है जिसको नजरअंदाज किया जाता है, और मीडिया के द्वारा भी कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण कार्य भी किए जाते हैं। अंत में यही बात कहा जाता है राइटर के द्वारा कि जनसंचार माध्यम जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है मीडिया। हालांकि मतदाताओं को सूचित करने के बजाय मीडिया अक्सर ध्रुवीकरण में योगदान देता है, यही बात कहा जाता है, ध्रुवीकरण में ज्यादा योगदान देता है, ये पक्षपाती होता है। बहुत से देखिएगा लगातार ना, अगर एक टाइम में 2-3 न्यूज चैनल देखते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये किसका झुकाव रखता है। ठीक है, बहुत कम ही इंडिया में ऐसे न्यूज चैनल है, कुछ चैनल तो हैं ही जो हमेशा से निष्पक्ष रहते हैं। तो इसी में आगे कहा जाता है जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे कि मीडिया में विश्वास बहाल करना प्रत्येक विचारशील नागरिक के हितों में है, और अपनी पार्टी या फिर मीडिया संस्थानों पर प्रभाव डालने वाले व्यक्ति अधिक जनहितकारी मीडिया का समर्थन करने के लिए माहौल बनाने में भी मदद कर सकते हैं। तो यही बातें कहा जाता है कि लोकतंत्र के विचारों को मजबूत करने के लिए मीडिया का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इसी के लिए मीडिया को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए, लोगों को जागृत करने के लिए कि उनके वोट की क्या वैल्यू है। ठीक है, जो आपके आने वाले भविष्य को निर्धारित करता है। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थे। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।